हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक प्रैक्टिस पेपर का सॉल्व करेंगे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर है। तो यहाँ पर आप जब गूगल में nta.ac.in आप टाइप करेंगे तो ये आपका एक वेबसाइट ओपन होगा जिसका प्रीफेस इस तरह का होगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एनटी कंडक्ट कराती है उसका ऑप्शन आएगा। उसमें जेएनयू भी होगा। जेएनयू पे जब क्लिक करेंगे और जितने भी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसका लिस्ट आएगा। और उसमें से मैं कर रहा हूँ आज एमएससी बायोटेक का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट, जिसमें आपको करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर भी दिए हुए हैं और कितने मार्क्स स्कोर किया। तो ये प्रैक्टिस करने का अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पर। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से सजेस्ट करूँगा कि जो भी किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे कुछ स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट भेजा था कि सर इसका बायोटेक का जेएनयू एमएससी बायोटेक के मॉक टेस्ट का जो एनटीए की वेबसाइट पर उसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो मैं आज उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज होगा वीडियो नंबर 1। अच्छा, इस वीडियो में मैं सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बायोलॉजिकल साइंस का है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अंडर ideal laboratory condition. Their population is increasing exponentially. It is found that this population consists of 1000 bacteria at the end of 2 hours and 8000 bacteria at the end of 5 hours. Calculate the number of bacteria present in a population at the beginning of this experiment. Okay. तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है तो बाइंड्री फ्यूशन से करेगा, तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Nt is equal to n naught into 2 to the power n, where small n is showing number of generation. Nt is number of cell after time t and n naught is initial number of cells. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स तो दिया नहीं है, लेकिन 2 आवर्स के बाद में ये 1000 बैक्टीरिया होता है। तो Nt 1000 है लेकिन n नॉट मालूम नहीं, तो इसको हम लोग इस तरीके से रखेंगे n। ये क्वेश्चन नंबर 1। n1 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि n1 वैरी करता है। तो ये n1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टोटल टाइम डिवाइड बाय जनरेशन या डबलिंग टाइम। तो यहाँ पे टोटल टाइम पहले वाले में 2 दिया हुआ, डबलिंग टाइम हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग n1 यहाँ ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर देते हैं n1 को इस वाले वैल्यू से। तो 2 आवर्स के लिए बोल रहा है तो 2 डिवाइड बाई डबलिंग टाइम। दूसरे वाले केस में 8000 टाइम नंबर ऑफ सेल्स है, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स मालूम नहीं है, फिर यहाँ पर 5 आवर्स के लिए रखा गया तो डबलिंग टाइम तो सेम होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से। तो अगर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? 8000 डिवाइड बाई 2000 इस तरफ n नॉट इंटू 2 5 बाई डबलिंग टाइम डिवाइड बाई n नॉट इंटू 2 बाई डबलिंग टाइम 8 इज इक्वल टू, अब ये वाला जब बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे, यानी 5 बाई डी टी माइनस 2 बाई डी टी। तो ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इस तरफ 2 टू द पावर कॉमन डी टी और ये वाला आएगा 3। तो ये बेसिस कैंसिल, फाइनली 3 इज इक्वल टू 3 बाई डी टी। तो ये वैल्यू कैंसिल, यानी डी टी इज इक्वल टू आएगा 1, यानी डबलिंग टाइम कितना हो गया? 1। ये वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 पे कीजिए और इक्वेशन 2 पे कर दीजिए, किसी पे पुट कीजिएगा वैल्यू सेम आएगा। अगर यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देता हूँ तो एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो डी टी की वैल्यू हो गई 1, यानी यहाँ पे अब मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ कि इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ। यहाँ पर जब पुट किया तो ये वैल्यू किस में चेंज करेगा? ये चेंज कर जाएगा 1000 इज इक्वल टू n नॉट जो फाइंड आउट करना है 2
टू द पावर 2, dt की वैल्यू 1 है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी n नॉट इज इक्वल टू इंटू 4, 2 to the power 2 4। अब ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, n नॉट इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगा 250। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये समझा, तो आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर रिलायबल डिटेक्शन ऑफ कैंसरस सेल इट शुड कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 10 to the power 12 cells. If one cell become cancerous on a particular day, the doubling time of cells is 4 days. After how many days this tumor will be detected? Okay, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक सेल से दो सेल्स हो रहे हैं डिवाइड, तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 to the power n, where n is a number of generation। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं एन नॉट इंटू 2, ऊपर की तरफ जो टाइम है वो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में होगा, डबलिंग टाइम ऑलरेडी दिया हुआ, डबलिंग टाइम ऑफ द सेल आर 4 डे, तो डबलिंग टाइम हम यहाँ पर 4 है, प्रीवियस वाले फॉर्मूला ही यहाँ लगा दिया, नीचे की तरफ डबलिंग टाइम आ गया। टी यहाँ फाइंड आउट करना है, एन नॉट एन टी इज इक्वल टू 10 to the power 12 दिया हुआ है, जब 10 to the power 12 होगा तो सेल डिटेक्ट हो जाएगा। इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एक, तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट कर देना है इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू कितने टाइम में होगा, तो 10 to the power 12 इस तरफ है, इधर 2 है, तो इसको 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 पर जब पावर 10 आता है, 2 to the power 10, तो इसकी वैल्यू होती है 10 to 4 यानी 1024, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 3, 1024 है तो 24 को छोड़ दिए 1000, तो इसको इस तरीके से अगर लिखें तो 10 to the power 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 10, तो इस तरह से कितना हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको अगर मैं ऐसे लिखूं समझाने के लिए, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3, 6 10 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 और ये 3 12, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट, इस तरफ 1 होगा 2 to the power t by 4। अब ये 10 to the power 3 को हम लोग की वैल्यू क्या आएगी, कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 10 के फॉर्म में, तो यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं 2 to the power 10, इसके बारे में 2 to the power 10, इसके बारे में 2 to the power 10 और इसके लिए भी 2 to the power 10, यानी अब यहाँ पर सब मल्टीप्लाई भी होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, जब बेसिस आर सेम देन पावर आर एडेड, 2 plus 2 plus सॉरी 10 plus 10 plus 10 plus 10 40, और इस तरफ 2 to the power t by 4। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 के फॉर्म में लिखना है, तभी तो ये बेसिस कैंसिल हो गया, अब बेसिस कैंसिल होंगे तो पावर इक्वल हो गया, यानी अब यहाँ पर इसके आगे मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब आ गया 40 इज इक्वल टू, क्योंकि इस तरफ पावर 40 है, इस तरफ पावर है t to the power 4, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 40 इंटू 4 160, ऑप्शन विल बी सी। इतने दिनों के बाद में, इतने डेज के बाद में ये कैंसर अपेयर हो जाएगा, क्योंकि 10 to the power 12 सेल्स का रीच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स डज आइसोल्यूशन हैव, तो आइसोलेशन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए माइनस पे, और इसका मैंने एक बहुत इजी वीडियो बनाया हुआ है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ आई सिंबल में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा। तो विद इन 5 मिनट सारे अमीनो एसिड का इजी वे में कैसे आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सेंटर कार्बन अल्फा हो गया, यहाँ पर CH3 है, CH2 है और CH3। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिपेंड करता है कायरल सेंटर पे, और कायरल सेंटर क्या होते हैं, जिस पर चारों बॉन्ड, जैसे ये सेंटर कार्बन है, X Y Z और एक चारों पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, तो अब वैसे कायरल सेंटर कौन से हैं, सेंटर कार्बन ये वाला होगा, तो कायरल सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, तो यहाँ स्टार से किया, ये पहला है ये वाला कार्बन, क्योंकि इस पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये पूरा का पूरा, तो ये पहला वाला कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। दूसरा कायरल सेंटर ये सेकंड वाला होगा, ये भी कायरल सेंटर है, ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप, एक ये, क्योंकि H इस तरफ रहेगा तो एक ये है, और ऊपर वाला ये सेकंड कायरल सेंटर है।
यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैरल सेंटर होंगे, उसके बाद कोई भी कैरल सेंटर नहीं है। ये कैरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ 2 कैरल सेंटर। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, और n इज नंबर ऑफ कैरल सेंटर। कैरल सेंटर यहाँ कितने हैं? 2, 2 to the power 2, 4, आंसर विल बी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज दैट आर फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमरस अंडरगो प्री ऑब्जर्वेशन इन, ओके, ये किडनी का क्वेश्चन है। तो किडनी में ग्लोमरस फिल्ट्रेशन जो आता है, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ये मैक्सिमम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो इनका आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर्ड जॉइंट अपेंडेजेस। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट इज करेक्ट। Next question, O2 is likely to diffuse across the cell membrane most rapidly than sodium because it is non-polar nature होते हैं। ऑक्सीजन या जितने भी गैस होते हैं ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को पास करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं, नो ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन खुद क्या है? नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को कोई भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं थी। जैसे लिपिड, वो बिना किसी ट्रांसपोर्टर के पास कर जाएंगे, लेकिन हाइड्रोफिलिक या चार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टर की जरूरत है क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लिगेंड एंजाइम इंटरेक्शन स्टडी इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लिगेंड कंसंट्रेशन वाज 9 times the dissociation constant Kd, the percentage of enzyme in the complex form could, okay, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई के डी। इट इज अप्लाइड विद द सिंगल ligand binding with protein to form PL complex। तो यहाँ पे थीटा क्या है? परसेंटेज बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट एट एनी टाइम टी टू द एंजाइम। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर, ये क्या? परसेंटेज बाइंडिंग साइट। तो थीटा पूछ रहा है, एल की वैल्यू दी हुई ऑलरेडी, लिगैंड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 9 times Kd, और Kd की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, Kd यहाँ पे Kd और L फिर 9 Kd। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 9 Kd डिवाइड बाई 10 Kd, ये Kd कैंसिल होगा 9/10। तो इस तरफ अगर थीटा परसेंटेज अब हम लोग लिखेंगे इसको थीटा परसेंटेज, तो इसको भी 100% इस तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये क्या वैल्यू आ रही? 90%। आंसर will be बी ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रिसेंट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2018 वाज अवार्डेड बाय जेम्स एलिसन इन द ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड टासुकु होंजो ऑफ क्वाइटो यूनिवर्सिटी इन जापान। द प्राइज वाज अवार्डेड फॉर ए न्यू टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट विच टारगेटेड, ओके, तो कैंसर यहाँ पर इनको प्राइज मिला था इम्यून चेक पॉइंट्स के लिए। ये इम्यून चेक पॉइंट्स क्या कर सकते हैं? कैंसर को सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द न्यू मेथड और न्यू वे ऑफ कंट्रोलिंग द कैंसर। आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल सेल ग्रो एक्सपोनेंशियली increases 10-fold in 10 hours. The doubling time of bacteria is approximately पूछ रहा 10-fold, यानी NT डिवाइड बाई N नॉट का रेशियो कितना है? 10 इनिशियल 10-fold इंक्रीज कितना? 10 आवर्स में। अब आ जाते हैं NT इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 to the power n। n को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा NT डिवाइड बाई एन नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है 10, तो 2 to the power n। अब इसको हम लोग यहाँ पे n क्या है? जनरेशन टाइम स्मॉल n, तो ये 10 कैसे? तो इसको अगर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो कितना होगा? 2 को अगर 10 में करेंगे तो ये अगर 3 रखते हैं तो 8 आएगा, तो 3 से ज़्यादा 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, तो 3.3 ये आएगा। इस तरफ 2 to the power n है। अब यहाँ पर हम लोग तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.3 बेसिस और सेम, देन पावर इस तरफ इक्वेट हो जाएगा। अब n क्या है? n इज नंबर ऑफ जनरेशन टाइम डिवाइड बाई डबलिंग टाइम होता है, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर्स। डबलिंग टाइम पूछ रहा है 3.3 इस तरफ, तो डबलिंग यहाँ पर डबलिंग टाइम क्या है? 10 डिवाइड बाई 3.3
इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स। ठीक है, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डीएनए पेंटामर इज कंपोज्ड ऑफ randomly selecting all the 4 nucleotide ATGC with equal likelihood, what is the probability of finding sequence TATT in random chance? Okay, probability of any nucleotide, तो इसकी probability कितनी होगी? टोटल 4 है, 4 में से एडेनिन हो जाता है 1/4, ये probability होगी। तो ये किसी के लिए होगी, P for थायमिडीन भी 1/4, P for साइटोसिन भी 1/4 और P for गुआइनोसिन भी 1/4, सभी का इक्वल चांस होगा। अब यहाँ पर T आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4, A की 1/4, T की 1/4, A की अगेन 1/4, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। कितने बेसिस? 1 2 3 4 5, 1/4 टू द पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये सभी एक साथ फिक्स्ड होना चाहिए इस ऑर्डर में, तो ऑर्डर फिक्स्ड है, जब ऑर्डर फिक्स्ड हो तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाई 1024, ये वैल्यू कितना आएगा? 0.0009 से आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स आर द प्रोटीन इम्प्लाइड बाय द नेचर दैट असिस्ट द प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन दैट to their native state by preventing the misfolding and aggregation predominantly by interacting with target protein through। चैपरोन्स होते क्या हैं? चैपरोन्स वो प्रोटीन होते हैं जो मिसफोल्डेड को प्रॉपरली फोल्ड कराते हैं। तो यहाँ पर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाते हैं और ये क्या कराते हैं? प्रॉपरली फोल्डेड, या तो एंटरमिस और सी टेगमिस पोटेंशियल। तो ये इंटरेक्शन मोस्टली क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक डोमेन जो होते हैं वो डोमेन ही मेन एक्टिव साइट होता है। तो अगर हाइड्रोफोबिक डोमेन को प्रिजर्व कर लिया गया तो प्रोटीन डीनेचर नहीं होगा। तो ये चैपरोन्स क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक डोमेन के साथ एसोसिएट करते हैं। आंसर होगा डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, chromatography is powerful technique for separation of biomolecule from their group mixture in isolated from natural source. Alkaline phosphatase which has pI of 5 can be best separated from their mixture of the protein 7 of by using। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का पीआई वैल्यू है 5, तो पीआई का मतलब है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, यानी नेट चार्ज क्या होगा इस पर? 0। लेकिन अगर इसका pH 7 कर दें, pH 7 बफर में रखें, तो अब ये 7 मतलब पीआई से ऊपर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर अब क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। चार्ज को सेपरेट करने के लिए हम लोग बीट कैसा लगाते हैं? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन करते रखे एनायन एक्सचेंजर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाय 8 मोलर यूरिया डज नॉट इन्वॉल्व। यूरिया सारे बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, हाइड्रोफोबिक और डाइसल्फाइड लिंकेज एक्सेप्ट पेप्टाइड। डी ऑप्शन को ये ब्रेक नहीं कर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप? साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेरीन के पास, टायरोसिन के पास और थेरियोनिन के पास। यही 3 अमीनो एसिड हैं जिनके पास साइड में OH रहता है और इसीलिए फॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर सी, थेरियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम इज द एंजाइम व्हिच फिक्सेस CO2 इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड 4 कार्बन का है, ये 1 कार्बन के हैं, तो यहाँ पर PEP आएगा जो 3 कार्बन का होगा, तो ये दोनों कंबाइन करके फाइनली 4 कार्बन बनाते हैं और एंजाइम चाहिए PEP कार्बोक्सिलेज, तो ये आंसर होगा फॉस्फोरेट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। आंसर डी ऑप्शन, ये C4 प्लांट में होता है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो होप सो कि ये वीडियो आपके JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। ये याद रखना कि ये सिर्फ JNU के बायोटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लाइफ साइंसेज के किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।